जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन फुल लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आज हम उसी को आगे और बढ़ाते हुए नए कंटेंट के साथ आपके सामने हम अपने नए कंटेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज आपको जिस प्रकार से जो हमारा पैटर्न रहता है उसी तरीके से रहेगा। एक्सप्लेनेशन पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, यहाँ से आपके और क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बनते रहें। प्यारे साथियों, आपके पास समय ज़्यादा नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आपका स्कोर 32 प्लस हिंदी के अंदर हो, तो ये आपका सिलेक्शन में उतनी अधिक भूमिका निभाएगा। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो और लेके आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो वहाँ से हमारा जो नंबर है, जो हमारे नंबर जो स्कोर है, स्कोर कैसे ऊपर किया जाए, जिस प्रकार से फॉर्म है तो उस हिसाब से मेरिट भी ऊंची जाएगी। तो प्यारे साथियों, समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। तो प्यारे साथियों, जो मलबे के मालिक ये कहानी है, इस कहानी को किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने लिखा है। अच्छा, इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो एक देखो, कहानीकार भी थे और ये आपके उपन्यासकार भी थे। अगर इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? देखो, नए बादल इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। नए बादल, जानवर और जानवर एक कहानी थी, जानवर और जानवर एक और जिंदगी, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कहानी थी। फौलाद का आकाश, देखो फौलाद का आकाश, ये भी एक इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। बाकी उपन्यास में बात करें तो देखो, अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे, बहुत बड़ा सवाल, अंतराल, न आने वाला कल, ये इनके क्या हैं? उपन्यास भी हैं। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 में आपका अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। यानी जो मानस का हंस है, इसके अंदर जो हमारे अमृतलाल नागर जी हैं, इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, यानी किस चीज़ के ऊपर है ये? तो ये मानस का जो हंस है, ये उपन्यास है तुलसीदास की मानसिक विकास के ऊपर। यानी जो तुलसीदास जी थे, इनका मानसिक विकास किस प्रकार से हुआ, तो ये तुलसीदास जी के मानसिक विकास के ऊपर आधारित है। प्यारे साथियों, हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? राजापुर में। राजापुर वर्तमान समय में कहाँ पर है आपका? पड़ता है चित्रकूट में। चित्रकूट में पड़ता है। पुराना क्या था? बांदा था। अब अगर एक और बात करें कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं प्यारे साथियों? 7 कांड हैं। कौन सा है आपका? देखो, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और आपका उत्तर कांड, ये आपके 7 कांड हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आपका आया है। आगे बात करते हैं हम कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपका विज्ञान शब्द है, शब्द कौन सा है आपका? विज्ञान, और इसमें आपसे उपसर्ग की बात कर रहा है। तो विज्ञान में क्या है आपका? वे क्या है आपका? उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। परसोत्तम अग्रवाल को उनकी किस कृति रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, यानी देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? यानी उनकी कौन सी रचना थी, उनके लिए उनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ था? तो प्यारे साथियों, उनकी रचना कौन थी आपका? तीसरा रुख उनकी रचना थी। तीसरे रुख के लिए उनको इस सम्मान से 1966 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। देखो एक राइटर हैं ये मृदुला गर्ग जी हैं, तो इन द्वारा कौन सा आपका उपन्यास रचित है। तो प्यारे साथियों, रुकोगी नहीं राधिका इनका ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका, इन्होंने इसकी रचना की है। और सॉरी, जो क्वेश्चन है आपका कि रुकोगी नहीं राधिका नहीं है, यानी इनके द्वारा ये रचित नहीं है। बाकी उसके हिस्से की धूप में और मैं चित्त कोबरा ये सब किसके हैं, ये सब आपके किसके हैं, मृदुला गर्ग के हैं। रुकोगी नहीं राधिका ये आपका किसका है, ऊषा, ये आपका ऊषा प्रेमबंदा, ऊषा प्रेमबदा, ऊषा प्रेमबदा का ये आपका उपन्यास है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कि तुलसीकृत शब्द में समास विग्रह करने पर कर्ण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। यानी तुलसीकृत में कौन सी विभक्ति मिलती है। तो देखो तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत का मतलब रचना की हुई। देखो आइए आगे क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हुए हो गए उठकर खड़े। इसमें देखो कौन सा आपका रस है, इसमें प्यारे साथियों कौन सा रस है, इसके अंदर आपका रौद्र रस है। कौन सा रस है आपका, यानी क्रोध से जलने लगे। कौन सा रस है, क्रोध यानी रौद्र रस है। तो जो आपका रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है, क्रोध होता है। तो देखो यहीं से हमने पकड़ लिया। देखो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा कि रौद्र रस है या वीर रस है। देखो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है, और रौद्र रस का आपका क्या होता है, क्रोध होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। भयानक रस का आपका भय होता है, और विभत्स रस का आपका विस्मय होता है। तो प्यारे साथियों, ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो ऐसे देखो जो भी जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम आपके बीच लेके आते हैं, जहाँ से आपको जो आपका पेपर हो उसमें आपको परेशानी ना हो। आगे बात करते हैं, हमेशा एक जैसा रहना, हमेशा एक जैसे रहना अर्थ के लिए लोकोक्ति का कौन सी होगी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरमान को चिकते क्या, सावन हरे न भादों सूखे। यानी ना तो सावन में बारिश है तो हरे हैं वो, और ना ही भादों में सूखा है तो क्या है आपके सूखे हैं वो। तो ये क्या होगा, सदाबहार, हमेशा एक जैसा रहना, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि कामदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो कामदेव का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो जो देखो आपका इसमें निलय शब्द है, निलय शब्द आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। निलय शब्द प्यारे साथियों किसका पर्यायवाची होता है, हमारा घर का पर्यायवाची होता है। घर यानी घर का पर्यायवाची होगा, और घर के पर्यायवाची क्या होते हैं, ओक होता है, भवन होता है, और आपका गृह होता है, सदन होता है। तो ये किसके ये बाकी इसके पर्यायवाची होते हैं। निकेतन भी कह देते हैं, धाम भी बोल देते हैं। तो ये हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में
कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है। यानी कोई, देखो अब इसमें क्या आपका कोई, कोई ये कौन सा आपका सर्वनाम है प्यारे साथियों, कोई आया था। इसके अंदर आपका क्या है, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक है। देखो प्रश्नवाचक में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, निजवाचक वही मैं तू, ये आपके निजवाचक, मैं आप, ये आपके निजवाचक होते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा, कोई आया था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका। आगे दिया हुआ आपका क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों से उन विकल्प का चयन करें जो हमें बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी अगर व्यंजन है उसको स्वर रहित, स्वर के बिना दिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों, हलंत का। जब हम हलंत लगाएंगे तो वो स्वर रहित आपको दिखने लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वर्णमाला से। देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। यानी आपको क्या बताना है, यहाँ पे अलंकार बताना है। भिखार इनको देख कर पट दे, भिखार इनको देख कर पट देत बार बार। यानी भिखार इनको देखने के बाद वो अपने पट यानी गेट को बार बार क्या करता है, बंद कर देता है। तो प्यारे साथियों इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। आगे आपका ह्रस्व दीर्घ में किसके, इनमें से किसके किसके प्रकार हैं। ह्रस्व और दीर्घ किसके प्रकार है, आपके स्वर के प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, या हमारे किसके प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार होते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन है, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए सेंटेंस को क्या करता है, क्रम वाच्य में परिवर्तित करता है। सेंटेंस है आपका पिताश्री पत्र पढ़ रहे हैं, तो आपका कौन सा है, ये है आपका कृतवाच्य। यानी यहाँ पर पिताजी क्या कर रहे हैं, पत्र को पढ़ रहे हैं। अब पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया या पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा कर्मवाच्य होता है इसमें किया जाता है, कर्म को प्रदान किया जाता है, कर्म को प्रदान किया जाता है। तो ये है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, यानी इसमें क्या है, कर्म का बोध हो रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। इसमें देखो दिया हुआ आपका वर्णमाला से संबंधित है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। यानी स्वर रहित जो व्यंजन होगा और वो स्वर सहित व्यंजन से मिलेगा तो उस समय वो क्या कहलाएगा प्यारे साथियों, संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर कहलाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, यानी जिसमें आपका प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है, उस प्रत्यय को इसमें आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों बात करें हम तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो सफल शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखो विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया है, इसमें देखो थोड़ा हल्का सा घुमा के पूछा है, निम्न में से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। आधा रुकने का मतलब क्या होता है आपका, अल्प विराम। देखो उसमें हम सीधे सीधे अल्प विराम कहते हैं, हल्का रुकना, आधा रुकना आपका अल्प विराम। प्यारे साथियों आपका किसका चिन्ह, ये चिन्ह क्या इसका है, आपका अल्प विराम का है। आगे बात करते हैं, यह ताले की चाबी है में रेखांकित में कारक कौन सा है, ताले की, इसमें क्या दिया हुआ आपका की, काकी के किस में आते हैं आपके, संप्रदान कारक में, काकी के संप्रदान कारक में आते हैं आपके। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, इसमें देखो कोष्टक में आपका विराम चिन्ह दिया हुआ है, उसका नाम बताना है आपको। तो देखो प्रश्नवाचक आपका ये होता है, अल्प विराम अभी हम बताए, पूर्ण विराम देखो ये होता है, पूर्ण विराम जो लगाते हैं हम,
तो ये आपका विस्मयादि बोधक होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं प्यारे साथियों। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि बहुत मीन मेक करना। देखो बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना होगा, ना गुण दोष की परख करना होगा, बहुत मीन मेक करना, ये क्या हो जाएगा बाल की खाल निकालना। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, यानी जिस पर क्या पड़ेगा आपका क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव प्यारे साथियों किसके ऊपर पड़ता है, तो कर्म के ऊपर पड़ता है। जिस पर कर्म के ऊपर क्या होगा आपका क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, वो है आपका क्या कि चाबुक, चाबुक निबंध संग्रह किसकी रचना है। चाबुक ये रचना है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी रचना है। तो प्यारे साथियों जो चाबुक रचना है यह एक निबंध है, और ये किसका है, जो निबंध है ये किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, यही इसका क्या होगा आंसर का, सी का आंसर हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। अन्य इनकी रचनाओं की बात करें तो देखो इन्होंने प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चयन, प्रबंध और पदम, इस प्रकार की भी रचनाएं इन्होंने लिखी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 से। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या है कि ये जो शब्द हैं पार्वती, पुत्र और पृथ्वी, किसके मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्यारे साथियों ये किसके हैं, रुद्राणी, नंदन, अवनी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आगे बात 24 क्वेश्चन है आपका कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जो समान अर्थ बताता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं हम, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है, स्वरों का स्वरों से मेल होता है। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, निम्न में से दंत ध्वनि आपसे पूछ रहा है, तो दंत ध्वनि क्या है आपका, ल है। अब प्यारे साथियों देखो मैं आपको ये थोड़े क्लियर कर दूं कि ये दंत ध्वनि में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं। तो दंत ध्वनि की बात करें हम तो त, थ, द, ध, ल, न और आपका स, ये वाला आपका स दंत में आता है। अगर देखो हम बात करें कि जो आपकी जो कंठ ध्वनि है, कंठ कंठ वाले शब्द को मैं वर्णमाला को कुछ अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। कंठ ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं, तो देखो छोटा आ, बड़ा आ आपका, इसके बाद में क, ख, ग, घ, ये वाला पूरा, और आपका ह और आपका विसर्ग, यानी ये हमारा किस में आता है, कंठ में आता है। अगर बात करें हम तालु, तालु में कौन आता है, तालु में देखो आपका छोटी ई और बड़ी ई स्वरों की बात करें। फिर आपका च, च, छ, ज, झ, यानी ये पूरा आता है, और इसके साथ साथ य और आपका सरगम वाला सा, ये हमारा तालु में आता है। मूर्धा, मूर्धा ध्वनि की बात करें, मूर्धा ध्वनि में कौन से आते हैं, तो इसमें देखो आपका ऋषि, आ से ऋषि आता है, और टा वर्ग वाला आता है, ट ठ ड, ट ठ ड, ड ढ, ड़, और यहाँ पे रामायण वाला ड़, और आपका र आएगा, और आपका ये षटकोण वाला सा आएगा, ध्यान से देख लें। दंत, इसके बाद में ओष्ठ, ओष्ठ ध्वनि में कौन कौन से आते हैं, ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे आपके, तो ओष्ठ की बात करें हम तो ऊ छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, प आएगा, फ आएगा, फा से फ, भ आएगा, भ आएगा, और आपका म आएगा। कंठताल, एक शब्द आता है आपका कंठतालव्य,
ये देखो बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तब के लिए है। कंठ तालव्य, इसमें आपका छोटी ए और आपका बड़ी ए आएगा। आगे बात करें दंतोष्ट, दंतोष्ट में कौन सा आता है? दंतोष्ट, इसमें देखो केवल आपका हुआ आता है। ऐसे ही आपका कंठोष्ट, कंठोष्ट में कौन सा आएगा? तो कंठोष्ट में प्यारे साथियों आपको कौन सा आएगा? कंठोष्ट के अंदर छोटा ओ और बड़ा ओ कंठोष्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बचकर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की उसमें रहते हैं, इच्छा में रहते हैं कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। आगे प्यारे साथियों ये बात कर रहा है कि आपका निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो चा है, चा वर्ड आपका क्या है? अघोष है। चा वर्ड आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। देखो मैं घोष अघोष इन शब्दों को भी आपको बता चुका हूँ। आगे बात करते हैं पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। कबीर की रचना की बात करें कि कबीर जी की कौन कौन सी रचना थी? देखो बीजक थी, कबीर जी की बीजक थी। बीजक में आपकी साखी शबद रमैनी। अगर सूरदास जी की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, भ्रमर गीत, ये इनकी रचना थी। तुलसीदास जी की बात करें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इनकी रचना थी। तो प्यारे साथियों आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तकाल, पूर्ण वर्तमान काल, देखो यहाँ पर वर्तकाल की जगह आपका क्या होगा? वर्तमान काल होगा। पूर्ण वर्तमान काल को कौन सा सेंटेंस आपका स्पष्ट करता है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। आगे कह रहा है आपसे वह घूमने जा रही है। तो वह घूमने जा रही है आपका क्या होगा? तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। वह पढ़ रहा है, ये आपका वह पढ़ रहा था, ये आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत, ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ये आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल, यानी वो क्या है? अभी काम आपका चल रहा है। मैं बाहर जाऊंगी, ये आपका देखो सामान्य भविष्य हो गया। तो आपका आंसर क्या बचेगा? ए, यही हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल स्पष्ट करेगा। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 से। तो इसमें आपका संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए जिसमें संबंध, और देखो संबंध की बात करें तो संबंध में आपका क्या? काकी के, रारी रे, ये शब्द आते हैं। तो उसी शब्द को हमको इसमें क्या करना है? पहचानना है। कि राम खाना खाता है, इसमें तो देखो कुछ आया नहीं है। देखो राम ने, ये देखो कर्ता ने, ये तो कर्ता का आ गया। माँ अपने बच्चे को, तो ये भी नहीं है। और हमने आपको क्या बताया था? काकी के, काकी के तो राधा का, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो ये यही क्या है? देखो वैसे भी अगर हम भाव को स्पष्ट करेंगे तो राधा का कुत्ता यानी कुत्ते का रिलेशन है, जो संबंध है किससे जुड़ रहा है? आपका राधा से जुड़ रहा है। तो आप उस दृष्टि से भी देख सकते हो। अगर आपको विभक्ति कारक याद है तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। दोनों तरीके से आप आंसर को लगा सकते हो। जिनका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। धार्मिक की बात करें, धार्मिक का जिसका संबंध धर्म से होगा उसके लिए धार्मिक हो जाएगा। जिसका संबंध आपका शास्त्र से होता, शास्त्र से, उसके लिए शास्त्रीय शब्द हो जाएगा। और जिसका संबंध आपका नीतिगत अनुकूलता से भरा होगा, यानी नीतिगत अनुकूलता से भरा हुआ होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? आपका नैतिक हो जाएगा। आगे बात करते हैं महोषध। महोषध शब्द में आपका क्या है? आपका संधि विच्छेद करना है आपको। तो इसका संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? महाधन औषध, यही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा।
प्यारे साथियों बात करते हैं हम आगे पैसेज के देखो 4-5 क्वेश्चन हैं और काफ़ी आपकी अहम भूमिका निभाते हैं। और देखो प्रैक्टिस सेट आप किसी भी चैनल से या किसी के भी लगा रहे हो उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जेन्युइन तौर पर इतना टफ पैसेज आपके पेपर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये परेशान ना हो कि मेरे अभी किसी भी चैनल के प्रैक्टिस सेट में इतने आ रहे हैं, तो आप अपना प्रैक्टिस सेट वीक में 1 लगाते रहिएगा, 2 लगाते रहिए, तो आपका समय नहीं दिखे, जिससे क्या होगा आपको पेपर में काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। टाइम को आप कम कर पाओगे। तो आइए पैसेज की बात है। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर भी इतना अधिक ध्यान देते हैं कि हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था और आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद थीं। उस समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद सत्यार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मनोहर राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातनपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो प्यारे साथियों देखो एक हमारे महापुरुषों से संबंधित आया है पैसेज, हाँ ऐसा ही पैसेज आएगा आपका जो हमको कुछ शिक्षा देगा। आगे अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? ब्रह्म समाज के विचारों को नहीं, आर्य समाज के विचारों को नहीं, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर हमारे मन में आता है कि हमको और किया जाए और क्या किया जाए, उसके बारे में जाना जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि जूतों की माला से किसको देखो ऊपर सेंटेंस आया था, जूतों की माला से दयानंद सरस्वती को हिंदी भाषी प्रांतों में, तो किसको? दयानंद सरस्वती जी इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई? कौन सी संस्था पुरातन हो गई थी प्यारे साथियों? आपकी ब्रह्म समाज के बारे में कहा गया है ऊपर पैसेज में। देखो हम पैसेज के अनुसार ही आंसर लगाएंगे, अपना माइंड नहीं लगाएंगे। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए। देखो ये भी बात आई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो प्यारे साथियों अभी हम बात करेंगे आगे। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, ये भी बात सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए, तो ये भी बात सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया? तो कौन सा विद्वान हरा दिया गया था? दयानंद सरस्वती जी को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। तो प्यारे साथियों जो हमारी ये हिंदी की सीरीज चल रही है इसको आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और जितना अधिक आप इसको ज्वाइन करोगे आपका हिंदी की स्थिति उतनी ही अच्छी होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल की वजह से, देखो हम इसमें क्या है कि कई जैसे जो आपके ऑप्शन दिए होते हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करते चलते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें यहीं से बाद में एग्ज़ाम पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें और
निरंतर आप पढ़ते रहें। पेपर के आपका ज़्यादा समय नहीं बचा है और मैं आगे आपसे यही कहूँगा कि कम से कम 10 से 12 घंटे 14 घंटे आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें उतना आपके लिए इस समय पर समय कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को करते रहें। और जैसे हिंदी हुआ या आपका रीजनिंग हुआ, इन चीज़ पर आप अधिक ध्यान दें। और हम यही कहेंगे आगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।